तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अपराधी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कार्रवाई हो। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में। इस्तीफा होना चाहिए। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जरा अपनी पुरानी दादी का इतिहास देखिए। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। संसद ठप है, इसमें तो कहीं कोई शक शुबा है नहीं। यह बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नीट का पर्चा लीक हुआ। नीट का पर्चा लीक हुआ, परीक्षा की दोबारा तारीख आई, बच्चों ने एग्जाम दिए, एग्जाम का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग होने के बाद जिन्हें एडमिशन मिलना था उनको मिल गया, वो डॉक्टर बनने की तैयारी में लग गए। जिन बच्चों का नहीं हुआ उन्होंने या तो अपने वैकल्पिक मार्ग ढूंढे, नहीं तो उन्होंने फिर से तैयारी करके और अगले साल इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया। बच्चों ने तो तय कर लिया कि उन्हें क्या करना है, लेकिन बड़ा सवाल उनके सामने है जिन्हें राजनीति के अलावा कुछ आता नहीं है और 2014 से लोकतंत्र की परीक्षा में वो लगातार फेल हो रहे हैं। तो अब उन्होंने यह तय किया है कि उस स्कूल को ही बंद कर देंगे जहां पर जनता ने चुन करके भेजा है पढ़ने के लिए, कानून बनाने के लिए। संसद ठप है। अब कैसे दिखाएंगे कि तैयारी कैसे हो रही है? इन्हें किताब से नहीं पढ़ना होता है, इन्हें पट्टी पढ़ानी होती है। पट्टी कहां पड़ती है? सड़क पर। अब जनता को पट्टी कैसे पढ़ाई जाए कि हम बेहतर हैं? मामला सिर्फ या सवाल सिर्फ नीट पेपर लीक का रह नहीं गया। करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ संसद में इसी मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष कह रहा है कि पहले जवाबदेही तय हो। आखिर देश के छात्रों को इंसाफ पहले मिलेगा या सियासत पहले होगी? सरकार का दावा है कि नए कानून के तहत कार्रवाई तेज होगी, 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे और रोजाना सुनवाई होगी। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सिर्फ कोर्ट बना देने से सिस्टम की जवाबदेही तय हो जाएगी? क्या इससे पेपर लीक का नेटवर्क खत्म हो जाएगा या सिर्फ राजनीति का डैमेज कंट्रोल होगा? आज यही बड़ा सवाल है कि क्या सरकार का फास्ट ट्रैक प्लान मास्टर स्ट्रोक है या विपक्ष के दबाव में उसका जवाब? हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान आज सुर्खियों में रहे, पहले नजर उस पर डालते हैं। ये अगर तैयार होते तो उसी दिन, जिस दिन हमने डिमांड किया उसी दिन चर्चा शुरू होती थी। फिर वो क्यों तैयार नहीं हुए? 2 दिन, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तीसरे दिन तुमने लाठीचार्ज करके, लोगों को मार के, बच्चों को तबाह करके, और उनके जो आज लाखों बच्चे परेशान हैं, उनके कितने करोड़ों रुपए उनके माँ बाप के गए। कोई जिस ढंग से कमा के अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता था या वो एग्जामिनेशन को बिठा के नौकरी की कोशिश करता था या डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था और सब कुछ, तो उसको नकारा किसने? और तुम खुद हमको रोक रहे हैं चर्चा। आज तो देखिए दरवाजा भी रोक दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से नौजवानों के भविष्य के लिए निर्देश दिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, ट्रायल जल्दी कराया जाए, सजा दिलाया जाए और बाकी बातें कही हैं, क्योंकि उनकी सरकार नौजवानों और युवकों के भविष्य के लिए समर्पित है।
संसद में राहुल गांधी बहस नहीं करना चाहते। संसद में भी उनमें और अखिलेश जी में कंपटीशन होता है। हमारे आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं ये धरने पर कैसे बैठ गए। पहले इस्तीफा, उसके बाद चर्चा। हम नीट को लेकर के चर्चा मांग रहे हैं सदन में, पर चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे, ये साफ है। प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर क्या इतनी खास बात है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे? आज हम भाजपा और एनडीए के सांसद संसद भवन के बाहर इस विषय को लेकर खड़े हुए थे कि नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया है। और छात्रों के साथ जो अपमान हुआ, जो व्यवहार हुआ, जो उनके हाथ टूटे, सर फोड़ा गया, आंसू गैस गोले चले, करंट लगाया गया, अपमानित किया गया, क्या चाहते हैं? मंत्री जी इस्तीफा दें। और फिर आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई, वो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए सरकार। लेकिन सरकार कह रही है विपक्ष भाग रहा है, बिना शर्त के चर्चा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि आखिर इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, और इस्तीफा हो जाएगा तो उसके बाद फिर चर्चा किस बात पर होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री तो ये कह के चले गए कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, अपराधियों को सजा दिलाएंगे, लेकिन इस कोर्ट के बनाने में भी एक पेंच है, उस पर सवाल रखें उससे पहले हमारे मेहमानों से मिलिए जो आज हमारा पैनल है। श्याम प्रकाश जाटव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। डॉक्टर रत्ना पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। शरद सरन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में एडवोकेट सारांश जी हैं, आसिफ त्यागी जी हैं शिक्षाविद के रूप में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शरद जी सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो नीट वाला पूरा मामला चल रहा है, इसको जिसने उठाया सबसे पहले, या जिसका बैनर सबसे ज्यादा चमका, वो कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का कॉकरोच है, ये शब्द कहां से आया आपको भी पता है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि जिसने ये शब्द इस देश को दिया है, उन्हीं के तत्वावधान में कुछ फास्ट ट्रैक कोर्टें जल्दी जल्दी इस बात की समीक्षा करेंगी कि भाई कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कॉकरोच कितना हावी हो पाएंगे, क्योंकि कॉकरोच शब्द का जो जन्म हुआ भारतीय राजनीति में, वो तो वहीं से निकला जिसके हाथ में तराजू है, जो ना कुछ देखता है, केवल सुनता है और बैलेंस बना रहे इस बात की चिंता करता है। कैसे होगा ये? सर जी, आपको, साथ ही पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद। देखिए, ऐसा है जैसे वो केमिस्ट्री में होता है ना, कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जैसे ही आप उसकी लाइन को क्रॉस करते हैं, रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये जो कॉकरोच शब्द आया है, ये मैं किसी को दोषारोपण तो नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि उसके तथ्य पे बहुत चर्चा हो चुकी है कि वो कहने का मतलब ये था, समझने का मतलब वो था। लेकिन
कई सालों से लगातार जनमानस में बहुत सी चीजों का गुस्सा लगातार भरता जा रहा है। वर्गों के नाम पे लोग अलग अलग वर्ग चले गए, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे फौज हो, अलग अलग वर्गों को अलग अलग तरीके से छलावा मिला जिन वादों पे हम चले थे। उसके बाद ये जो हमारी स्वाभाविक सत्य है हमारे संस्कारों का और हमारे समाज का, जातिवार विभेद भी हुआ। हमें बोला गया है सिर्फ अमीर, गरीब, नौजवान और महिला, यही 4 जातियां होती हैं, और वही दल अंततः जातिवार जनगणना भी करा रहा। जिनको कभी व्यापारियों की पार्टी बोली जाती थी, उन्होंने ही जीएसटी के नीचे इतनी बुरी तरीके से छोटे छोटे व्यापारियों को दबा रखा है कि वो बेचारे अपने बही खाता मेंटेन करना नहीं जानते। जो बिल्कुल गरीब था उसको 15-15 लाख 2-2 करोड़ रुपए का रोजगार दिया गया। जो प्रोग्रेसिव था, नई जनरेशन के लोग थे, उनको बोला गया कि हम गुजरात मॉडल जैसा इंडिया मॉडल बनाएंगे। वो धीरे धीरे सब प्याज की छिलकों की तरह उतरता चला गया। और आप जानते हैं कि प्याज की एक खास बात होती है, आप छिलके उतारते जाएंगे तो वो अंत में सारे छिलके उतरने के बाद 0 हो जाता है, उसमें बचता कुछ नहीं है प्याज। ये ऐसे झटकों का समय आ चुका है, और सरकारों की जब एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती कि समाज का हर कोना, हर तबका छला जा चुका होता है, तो उसके आंसू छलकने के लिए एक कोई ना कोई एक्टिवेशन का पॉइंट चाहिए होता है। कहीं ना कहीं नौजवानों का जो कॉकरोच शब्द है, वो उनका जो गुस्सा था दबा हुआ, उसको एक प्रतीकात्मक चेहरा मिल गया कॉकरोच का, और उसने निकाल दिया बाहर। और जब वो निकला, शेखर जी, तो हमें रुमाल देना चाहिए था, हमने उनका अकाउंट उड़ा दिया। हमारी और आपकी उम्र में हम लोग सोचेंगे क्या है ये इंस्टा विंस्टा, लेकिन जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, इनके लिए ये माध्यम है बात रखने का। जैसे हम लोग पहले बुजुर्ग लोग चौपाल में बैठ के बात कर लेते थे, हम आप ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर लेते थे, आंगन में बात कर लेते थे, उसके बाद टीवी पे बैठ के चर्चाएं कर लेते थे। इन बच्चों के लिए कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट माध्यम है सोशल मीडिया और इंस्टा जैसे ग्रुप्स। जब आप उनका बातचीत करने का रास्ता बंद करते हैं तो ऐसा है जैसे हमारी आपकी उम्र में कोई चेहरे पे, मुंह पे टेप लगा दे, या हमारे माता पिता हमको बोल देते हैं कि तुम बच्चे हो, चुप रहो। तो हमें ऐसा लगता था कि घर में गाड़ी खरीदनी, स्कूटर खरीदना, फ्रिज खरीदना है, हमारा मत कहां है, हमारा व्यू क्यों नहीं ले रहे हैं। हम तो उस रेफ्रिजरेटर पे मैग्नेट से स्टिकर लगाने, हम वो चूज करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं भगवान के लगाओ, हम कह रहे हैं रोबोट का और स्पाइडरमैन का लगाना है। कम से कम कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं बंद करना चाहिए था, और माध्यम सरकारें तब बंद करती हैं जब उनको ये मुगालता हो जाता है कि अब हम ही हम हैं, अब सिर्फ हम ही हम हैं और कोई नहीं। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है मानव संस्कृति में कि जब सत्ता ज्यादा लंबे समय तक रहती है, वो अहंकार में तब्दील हो जाती है, अत्यधिक विश्वास आत्मविश्वास में तब्दील हो जाती है, और वहीं से सत्ता गलतियां करनी शुरू करती है, चाहे राजे रजवाड़े रहे हो, चाहे लोकतंत्र में सरकारें रही। हम उस टिपिंग पॉइंट पे आ गए हैं, और आने के बाद घटना दर घटना, दिन दर दिन लाठी चलाना, इस्तीफे के लिए मना कर देना, और मोदी जी का अभी तक 1 महीने में एक बार भी उसी जनरेशन के साथ कम्युनिकेट तक ना करना, और अचानक जब सब लुट जाए तो फास्ट ट्रैक से आ जाना। Nobody is going to accept this now. It is too late. चलिए, ठीक, शरद जी, आपने अपना ओपनिंग कमेंट रखा है। अब मैं डॉक्टर रत्ना पांडे जी के पास जाता हूं। लगातार संघर्ष अखिलेश जी का भी हमने देखा, और रत्ना जी और बाकी के जो कांग्रेसी हैं, पार्टी के तमाम लीडर्स हैं, राहुल जी के साथ में, प्रियंका जी के साथ में, सड़क का संघर्ष अच्छा लगा देख करके कि हमारे यहां अभी भी वो पुरानी वाली परंपरा, परिपाटियां जिंदा हैं। अच्छा लगा ये देख करके, वरना शरद जी ने अपनी बात में बहुत पते की बात कही है कि घर के अंदर बेटा बैठा है, माता जी बैठी हैं, बहन है, पिताजी हैं, लड़का है, मतलब परिवार के 7-8 मेंबर बैठे हैं, लेकिन सबके हाथ में ये मोबाइल है और सब अपने अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं। मेरी चर्चा में भी ऐसा होता है, बीच बीच में आप लोग अपने मोबाइल से खेलने लगते हैं। तो ये परिवार की भी स्थिति, और चर्चा चल रही है और मोबाइल, तो ये जेन जी और बाकी जगहों तक क्या जाएं शरद जी, कुछ तो आदत हम लोगों ने भी ली है। रत्ना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की अड़ी लगी है इस समय,
नीट में कुछ बच्चे पर्चा लीक होने की वजह से पास नहीं हुए, सरकार ने दोबारा लिया। आगे की तैयारी कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बनने की राह पर निकल गए, कुछ बच्चों ने अपना वैकल्पिक मार्ग चुना। परीक्षा तो सबसे कठिन राजनीतिक दल ही देते हैं, और यह भी बात सही है कि 2014 से इस लोकतंत्र की जो परीक्षा चल रही है उसमें समूचा विपक्ष उस परीक्षा को पास नहीं कर पा रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन तैयारी हम कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में आपका एग्जाम पास करना नहीं है, वो पास जनता ही कराएगी। मेहनत करते आपको दिखना है। तो अभी जितनी मेहनत हो रही है इस पूरे मुद्दे पे, उससे आपको लग रहा है कि कुछ जड़ें हिल रही हैं, या आपको लग रहा है कि वो एक मसला पीछे गया है, दूसरा मसला आगे आया है, और जब तक आप इस पे ध्यान धर रहे हैं तब तक ये तीसरा आ जाएगा? आप सभी को नमस्कार। मैं यहां से शुरू करूंगी कि मुझे तो जो लग रहा है वो बात की चीज है। प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि फंस गई है। वो राम मंदिर का मुद्दा टालने के लिए बहुत हल्के में पिछले महीने 1.5 महीने भर से इस पूरे अनशन आंदोलन को ले रहे थे। प्रधानमंत्री जी है ना, उनको सीजेपी वालों को एयरपोर्ट पर देने गए थे उनकी अनुमति जंतर मंतर पर बैठने की। सोचा उन्होंने नहीं था, क्योंकि 12 साल से भारत कुछ खिलौनों से खेल रहा है। हिंदू मुस्लिम, रमजान, अजान, होली, शमशान, कब्रिस्तान, बस राजनीति को इसमें बांध के रखा गया। आप बोल रहे राजनीतिक परीक्षा में विपक्ष पास नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो हमारा इन्विजिलेटर है, टीचर है, वो पारदर्शी नहीं है और वो बहुत हद तक एक पक्षीय निर्णय दे रहा है। चुनाव आयोग यहां हमारा फैसला करता है। जनता तो हमारे पेरेंट्स के रूप में है, वो तो हमें तैयार कर रही है, पूरे उत्साह से परीक्षा में भेज रही है, लेकिन दिक्कत तो चुनाव आयोग कर रहा है। अब मैं आती हूं, मोदी जी को जरूरत क्या है इस चीज को स्ट्रेच करने की। वो आज भी बहुत सही बात शरद जी ने कही है, वो 40 साल पहले के मिडिल एज लोगों को जेनजी से कंपेयर कर रहे हैं, जिन्हें मोदी जी बहुत खुशी खुशी रील बाज कहते थे। मुझे गर्व है वो रील बाज नहीं थे। वो बच्चे टेक्निकली इतने साउंड हैं कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट को फेल कर रहे हैं अपनी न्यूज स्पॉन्सर करने पर। देखिए उनके विजुअल्स देखिए जो आ रहे हैं। इंटरनेट बंद होने के बावजूद वो बेस्ट यूज कर रहे हैं ब्लूटूथ का। शायद समझ नहीं पा रहे हैं, जो टेक्निकली वो बहुत साउंड है। उन्होंने कांग्रेस या पॉलिटिकली किसी नहीं, आप सुनिए बच्चे कह रहे हैं मेरे पेरेंट्स बीजेपी को मानते हैं। वो शांति से इतने दिन से एनालाइज करके उन्होंने अपनी एक ब्रांड इमेज बनाई और आपने कहां हिट कर दिया उस डायरेक्ट। रत्ना जी आ रहा हूं जरा, राहुल गांधी की आवाज खोलिए, ये अभी ताजा तस्वीरें आ रही है। आ रहा हूं। ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे, बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये ताजा तस्वीरें इस समय दिल्ली की आ रही हैं। मतलब शाम को ही ये इंस्ट्रक्शन भी दे दिए गए थे आज दिल्ली में कि 5:30-6 बजे या 6:30 बजे कनॉट प्लेस और ये पूरा लुटियन बंद कर दिया जाए या बंद कर दें सुरक्षा कारणों से। ये एडवाइजरी जारी की गई आज दिल्ली में। शायद ये इस तरीके का प्रोटेस्ट और इन सारी चीजों की संभावनाएं रही होंगी। तो पब्लिक सेफ्टी के लिहाज से ये चीज है, राजनीति तो पूरी हो रही है और अपनी जगह पर होनी भी चाहिए। रत्ना जी अब आप अपनी बात पूरी करें। राहुल जी थे तो मैंने रोक दिया आपको इसलिए। जी बिल्कुल सही बात है। मैं जानती हूँ कि हमारा आज मार्च था, 30 जनवरी तक जाना चाहते थे, उससे पहले इंडिया गेट तक। उन बच्चों को याद करना चाहते हैं जिनकी जान सरकार की असफलता ने नीट पेपर के लीक होने के कारण ली है। उनको एक श्रद्धांजलि की तरीके का ये मार्च था आज हमारा प्रस्तावित, जिसे सरकार पूरा होने नहीं देना चाहती थी और नहीं होने दिया गया। मैं बात फिर वही करूंगी, राजनीतिक परंपरा क्या कहती है और मोदी जी की तो महत्वाकांक्षा है नेहरू जी बनने की ना। वो नेहरू जी ने देश का बच्चा आज भी चाचा कहता है और नेहरू जी क्या बन गए? जनरल डायर।
बच्चे जनरल डायर कह रहे हैं नेहरू जी इनको, मोदी जी को। क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मोदी जी को जिस वक्त बच्चे अगर पार्लियामेंट के गेट तक आए तो मोदी जी तो एक फोन पे यूक्रेन और रशिया रुकवा सकते हैं, तुरंत अनाउंस करना चाहिए था, बच्चों परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मांग सुनूंगा, व्यवस्थित रहो, शांत रहो। एक अपील की होती, मुझे लगता है कि बहुत कुछ रुक सकता था। करवाया क्या गया? पैलेट गन्स, शॉक गन्स। आप क्या कर रहे हैं इन बच्चों के साथ? और वो बच्चे आपको क्या कर रहे हैं? पीसफुल है। जैसे आज इनके एमपी ने, चंदौलिया जी ने कहा कि वो बच्चे नहीं है, भेड़िए हैं। ये मोदी जी के सांसदों की भाषा है, आपत्तिजनक है। राजस्थान का इनका जिलाध्यक्ष क्या कह रहा है कि भाड़े के टट्टू हैं। ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे देश के नौनिहालों के लिए। गलती क्या है उनकी? सिर्फ इतना कि वो पारदर्शी परीक्षा चाहते हैं और ये उनका अधिकार है। शिक्षण संस्थाएं का दायित्व है कि पारदर्शी परीक्षाएं कराएं। आप अपनी गलती उनके सिर पर लाद रहे हैं, बच्चों अपने अधिकार की संघर्ष कर रहे हैं और आपको नापसंद है। ये हिटलर शाही बंद होनी चाहिए ना। और इसमें अगर बीजेपी को लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रही है तो मुझे विपक्ष की रूप में बीजेपी पर दया आती है। उनकी राजनीतिक समझ कितनी कम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन के मूलभूत मुद्दे हैं। अगर इन पर हम चुप रहें तो हम फिर ना तो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे ना तो राजनीतिक होंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट जीवन को हिट करने वाले प्रश्न है। बच्चे हमारे सड़कों पर हैं, ठीक है, और मोदी जी का पता नहीं है कहाँ है। ठीक है तो मोदी जी को ढूंढा जा रहा है, कहाँ है? आज ट्वीट किया, मैं बच्चों के साथ हूं। किस तरह से साथ है? फास्ट ट्रैक कोर्ट से। उधर जो संजीव था, सीबीआई ने कहा है कि उसका पर्चा लीक में कोई कनेक्शन ही नहीं मिला। अब फास्ट ट्रैक किसको पकड़ेगा? आज ही सीबीआई ने ये घोषणा की है, तो अब वो किसको पकड़ेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है रत्ना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, हाँ, मेरे बच्चों पर एनएसए क्यों लगाया जा रहा है? 15 तारीख का बैकडेट में ऑर्डर निकाला गया है कि 18 अक्टूबर तक के लिए दिल्ली के कमिश्नर को एनएसए में अरेस्ट करने की परमिशन दी जा रही है। क्यों? वो देश के बच्चे हैं या वो घुसपैठिए हैं, वो आतंकवादी हैं। पहलगाम के आतंकवादी तो आज तक ला। ठीक है रत्ना जी, आपने मेरे ख्याल से अपने पॉइंट्स रख दिए हैं। एनएसए किस पे लगेगा, कौन है वो लोग, ये सब भी सामने आएगा। मतलब इतना मेरे ख्याल से जो बात आप कह रही हैं इतना तो वो भी समझते होंगे कि क्या करना है क्या नहीं। मैं आसिफ त्यागी जी के पास चलता हूं, शिक्षाविद हैं हमारे साथ में आज जुड़े हैं। आसिफ जी, मैं आपसे जो सवाल रख रहा हूं, चूंकि आप शिक्षाविद हैं, इस बात की गंभीरता को समझिएगा। शरद जी ने कहा कि हमारे यहां जो नए बच्चे हैं वो आइसोलेशन में अपनी तरीके से हैं, मतलब उनमें संवाद की जो क्षमता है वो गजेटियर है, सामने से उस तरीके का संवाद नहीं है, परिवारों के भीतर भी नहीं है, संसद में भी हमें नहीं दिख रहा है। सड़क पर जो हो रहा है वो अपनी तरीके का एक विभत्स स्वरूप है संवाद का। अगर हम उसको संवाद भी कहें तो वो संवाद का सबसे बिगड़ा हुआ स्वरूप है कि इधर से लाठी चल रही, उधर से गोली चल रही, पत्थर चल रहा, बच्चे भाग रहे, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो संवाद का सबसे विभत्स स्वरूप है। अब मैं आपके सामने दो उदाहरण रखता हूं। कुछ बच्चे वो हैं जिन्होंने नीट का पर्चा लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली, जिसको लगातार विपक्ष उठा भी रहा है। दूसरी तरफ इस देश में ऐसे भी केसेस हैं जहां माता या पिता डॉक्टर रहे हैं या उनकी पैथलैब रही है या वो पैसे वाले हैं, वो बच्चे को डॉक्टर बनते देखना चाहते थे, और स्थिति यह है कि बच्चे ने बाप को गोली मार दी कि नहीं बनूंगा डॉक्टर। अब बताओ, यह भी स्थिति है। दोनों ही स्थितियों में संवाद और शिक्षा, इसका आकलन आप कैसे करेंगे? पॉइंट पे ही रहिएगा, पॉलिटिक्स के लिए हमारे पास 3-4 लोग हैं। अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक सर। आपने जी, हेलो जी, आवाज आ रही है जी? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे मंच दिया। और अब मैं बिल्कुल टू द पॉइंट, क्योंकि आपने बोला कि यार मैं शिक्षाविद हूं और मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी नहीं है। ये जो कम्युनिकेशन गैप है और ये जो अभी हम जंतर मंतर पे पिछले 2-4 दिन से हंगामा देख रहे हैं, तो बात यह ना कि स्थिति आई क्यों। अगर हम लोग मुद्दे की बात करें, हाँ, अगर हम लोग मुद्दे की बात करें, 2024 का पेपर जब लीक हुआ, हाँ, और उसमें भी सरकार ने, इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि उसने यहाँ पेपर लीक हुआ, लेकिन उसको उन्होंने बोल दिया कि लोकलाइज लीक है और सिस्टेमिक लीक नहीं है, जबकि पूरे देश में 600 से लेकर 700 के बीच में बहुत बड़ा इन्फ्लेशन था, जो डेटा
काफी सारे शिक्षाविद ने, उस टाइम सब मार्केट में भी था, यह सब अवेलेबल था। 2024 में फिर ये हुआ कि मतलब सुप्रीम कोर्ट तक केस किया, चंद्रचूड़ जी थे, बच्चों को बहुत आशाएं थी, लेकिन वहां पे उनसे भी रिलीफ नहीं मिला और फाइनली उस चैप्टर को क्लोज कर दिया गया। एक आई वॉश है, उसने क्या थे, जांच समिति बना दी गई है और उच्च स्तरीय जांच होगी। उस समिति का अगर 2024 हमारा लॉ, हमारे पास कोई कमी नहीं है देश में, लेकिन लॉ के एनफोर्समेंट की अगर मैं बोलूंगा, मोदी जी तो बहुत इच्छा शक्ति वाले हैं। तो अगर उनकी इच्छा शक्ति होती कि इसको बंद कर देगी, धर्मेंद्र प्रधान जी की अगर इच्छा शक्ति होती, तो सीधा ये कि अगर वो कुछ लॉ बनाते कि जो पेपर लीक पे इन्वॉल्व होगा, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चा हो, क्योंकि ऐसा नहीं, देखिए बच्चा 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए नहीं दे सकता। हाँ, बच्चे के माँ बाप भी कहीं इन्वॉल्व हैं, इस ग्रीड में इन्वॉल्व है, जो भी नेक्सस बनता है। हाँ, इंसाइडर भी इन्वॉल्व है, एनटीए से इंसाइडर भी इन्वॉल्व है। मतलब गवर्नमेंट को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, एनटीए के जो भी अधिकारी उसमें लिखते हैं उनको सबको टर्मिनेट करना चाहिए था। हाँ, यहां से अभी सॉल्यूशन की तरफ कुछ उम्मीद लगती। 2025 का पेपर भी लीक हुआ। हाँ, 2026 का पेपर आप ही देखिए, 10-10, 5-5 हजार रुपए में नीट जैसी परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। 400 क्वेश्चन का गैस पेपर जो है वो बिक रहा है। और उसके बाद फिर चलिए संज्ञान, क्योंकि सीकर से ही शिक्षाविद ने ही उस मामले को उठाया। जो आप कोचिंग को माफिया बताया जाता है, तो सीकर से ही किसी वो विसल ब्लोवर ने एनटीए को ट्वीट किया, एनटीए को बोला, बेल किया कि भाई पेपर आउट हुआ है। फिर एनटीए ने उसका संज्ञान लिया कि यार ये तो बहुत बढ़ता जा रहा है, तब पेपर उन्होंने कैंसिल करना पड़ा। अदरवाइज 2024 में तो मानने को भी तैयार नहीं थे। 2026 में पेपर मान लिया, चलिए दोबारा हुआ। अब जिनकी जान चली गई, जिन बच्चों की, सब बच्चों की, मतलब सब मेंटली टफ नहीं होते, सब मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होते। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 650 नंबर आ रहे थे नीट से पहले, लेकिन उनका सारा मोमेंटम पेपर आउट होने के बाद टूट गया। अब मेरे किसी बच्चे ने ऐसा सुसाइड तो नहीं किया कि मैं आपको ऐसे यहाँ पे झूठ बोलूं। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर है कि किसी बच्चे के उसके पास 450 नंबर आ रहे हैं और वो फिर मेंटली इतना प्रेशर में, अब उसके पास फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आके बोलता है सर कैसे करें तैयारी। नहीं आसिफ साहब, ठीक है, ये मैं जो बातें आपने रखी हैं, पॉइंट की बात इसमें ये है, मैंने इसीलिए जो सवाल रखा था, आपने बहुत लंबा जवाब दिया, लेकिन फिर वापस मैं वही सवाल रख रहा हूं क्योंकि उसका जवाब आना जरूरी। संवाद, आप समझिए, संवाद, मेरा मेंटल स्टेटस, मुझे कई बार गोदी मीडिया कह देते हैं, ये रत्ना जी कह देती हैं, कई तो शरद जी कह देते हैं, और इनकी तरफ से बोलूंगा तो उधर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कहेंगे अच्छा आप उनके हाथों के खिलौने हैं। मेरे सामने भी यह समस्या होती है और रोज होती है, हर दूसरे चौथे। लेकिन मैं अपने सर पर बहुत बड़ी सिल्ली रखकर आता हूं बर्फ की कि भाई मुझे ठंडा रहना, मेरी चर्चा है, ये मेरे नाम से है। आसिफ साहब, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है जी, पहली गलती उन मां बाप की है जिन्होंने उनके ऊपर थोपा। किसी बच्चे का सपना नहीं मरता, सपना हमेशा मां बाप का होता है। बच्चे को आप सपना देखना सिखाते हैं। फिर उस शिक्षक की भी गलती है जिसने उसको मेहनत कराई और उसको अपनी मेहनत पर वो चीज नहीं है। आप पूछिए रत्ना जी से, उन्होंने कहा उनका इन्विजिलेटर बायस्ड है। अगर वो भी पॉलिटिक्स की परीक्षा दे रही हैं तो उनका इन्विजिलेटर बायस्ड है, तो वो मेहनत कर रही है सड़क पे उतर के। राहुल गांधी सड़क पर लौट रहे हैं, खेचे जा रहे हैं, बस में लटके हैं, अखिलेश जी भी बैरिकेटिंग फांद रहे हैं। इससे पहले बीजेपी, लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर के चले थे, उनका भी संघर्ष था। ऐसा नहीं कि आज ये कर रहे हैं, कल उन्होंने भी किया था। आप कैसी पीढ़ियां तैयार कर रहे हैं? आप शिक्षाविद हैं, इतनी आसानी से मेरी चर्चा में आपको भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये कैसा मेंटल स्टेटस है बच्चों का? जब बाप कहता है कि डॉक्टर बनो तो गोली मार देते हैं और नहीं तो खुद मर जाते हैं। नहीं, यहां पे आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आपकी बात को कोरिलेट भी कर पा रहा हूं, क्योंकि ये लखनऊ की घटना है जहां पे पैथ लैब चलती थी कोई, और बाप का प्रेशर था बच्चे को डॉक्टर बनाने का और बच्चा डॉक्टर बनना नहीं चाह रहा था, तो कुछ इस टाइप की घटना हुई थी। अगर लोगों को नहीं पता तो मैं उसको खुलासा कर देता हूं उसका। लेकिन यहाँ पे वो मतलब हम शिक्षाविद हैं और हम अपने बच्चों को बिल्कुल हर तरीके से रोज तैयार करते हैं। हम बच्चों को ये तक बताते हैं, बच्चों नीट के एग्जाम का या फिर किसी भी एग्जाम का जो आपका पढ़ाई का टाइम है, यहाँ पे आपके परीक्षा का दिन भी तय है और यहाँ पे आपका सिलेबस भी तय है। हाँ, हम तो ये तक समझाते हैं कि बच्चा जब तुम यहां से पढ़ के निकलोगे तो आपकी रोज परीक्षा होगी। हाँ, और वो बिना किसी सिलेबस के होगी, उसका कोई डेट भी नहीं होगा, उसका कोई सिलेबस भी नहीं होगा। तो यहां तो मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा कि शिक्षक बच्चों को तैयार नहीं करते हैं। शिक्षक बच्चों को हर स्तर पर तैयार करते हैं, उसको परीक्षा के लिए भी तैयार करते हैं
परीक्षा के बाहर अगर उसकी मेंटल स्टेट है, उसके लिए भी अगर माँ बाप के अलावा कोई बच्चों की कोई फिक्र करता है तो उसके शिक्षक हैं, और माँ बाप के अलावा अगर उनको प्रसन्न होता है किसी उनके मतलब सक्सेसफुल होने पे तो शिक्षक ही होता है। लेकिन मुद्दा यही है, बार बार आप मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है? नीट का पेपर मतलब ये जो इतना बड़ा जो छात्र आसिफ साहब नीट के पर्चे, नहीं ठीक है, अब मैं आप जिस जगह पे जा नहीं पा रहे मैं ही चला जाता हूं। केवल नीट के पर्चे की बात नहीं है, नीट के पर्चा तो एक मसला है, वो सामने से अभी हुआ है, उसके ऊपर अभी मैं एडवोकेट सारांश के पास जाऊंगा तो उस चीज का और अच्छा जवाब आ जाएगा। हर पर्चा लीक होता है, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे सिस्टम में जितनी तरीके की चीजें हैं हर चीज में फ्लॉ है, हर चीज में फ्लॉ है। केवल हम कबूतर की तरीके, मतलब कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली नहीं चली जाती, बिल्ली है, हर सिस्टम में छेद है, और ये छेद बनाने वाला भी इसी देश के भीतर ही बैठा है, वो बाहर से नहीं आया है। हां ये भीड़ मॉब इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम में हमें पता है, उसके आधार कार्ड, उसका नंबर, घर परिवार, घर द्वार सब पता है, सबको पता है। इसलिए अभी आप समझिए कि कैसे ये चीजें आगे बढ़ती हैं। एडवोकेट सारांश जी, अब आप समझिए इस बात को, सीजेआई एक शब्द सामने रखते हैं और उस शब्द को जब वो कहते हैं तो उसके पीछे का एक पूरा प्रकरण है, जिस भाव में वो उस बात को कह रहे हैं, उस भाव के शब्दों को जिस तरीके से उठाया गया, जिस तरीके से उसका पॉलिटिसाइजेशन हुआ और आज जिस तरीके की स्थिति बनी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बाद भी हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारी न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो, ऐसी स्थिति में ही नहीं है कि फेयर इनफ कोई भी चीज सामने से दिख जाए। हमारे यहां जज साहब थे, उनके यहां 300 करोड़ रुपया रखा था, जल गया, पता ही नहीं चला। बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट, बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से जला वो, उन्हें पता ही नहीं था। तो हमारी जो अदालतें हैं उनकी भी स्थिति यही है। हम जाएंगे तो कहां जाएंगे, बच्चे कहां जाएंगे, इनको थोड़ा और बड़ा होने दीजिए, ये थोड़ा और देखेंगे। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आपने जैसा बोला कि हर सिस्टम में फ्लॉ है, तो इस बात को मैं एज एन एडवोकेट कभी डिनाई नहीं करूंगा। चाहे हम सरकारी व्यवस्था को देखें, और बदकिस्मती से अगर हम आज के डेट में अगर हम एक जुडिशियल सिस्टम को देखते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हम फ्लॉज ढूंढते हैं। लेकिन मेरे मानने, अगर इस स्तर में मैं देखूं तो क्या अगर हम उस फ्लॉ को लेके बैठ जाएंगे तो क्या हम किसी रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे? जैसा कि शरण साहब जी ने बोला कि एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन करते हैं, तो उसी केमिकल रिएक्शन में एक कैटलिस्ट होता है। तो शायद जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की आज हम बात कर रहे हैं वो एक कैटलिस्ट के तरीके से इस जगह काम कर सकता है। ठीक बात। क्योंकि जहां तक हम देखें फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में, देखिए क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा वो तो हम कहते हैं टाइम विल टेल। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फैक्ट्स देखें कि हम 2010 या 2005 से लेके आज तक का डेटा उठाएं, तो नो डाउट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के वर्किंग कंडीशंस और एफिशिएंसीज काफी ठीक तरीके से काम किए हैं। जैसे कि अगर हम बहुत पहले चले जाएं, अगर अनवर अली सरकार के टाइम पे चले जाएं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में उन्होंने बताया, ऑब्जर्वेशन दिया, और वहीं 2010 में आपका 2G स्पेक्ट्रम हुआ, 11 में आपका 2010 में आपका सत्यम कंप्यूटर स्कैम हुआ था, 11 में आपका 2G स्पेक्ट्रम हुआ था। इन दोनों जगहों में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अच्छे से एफिशिएंट तरीके से काम किया। और यही नहीं बल्कि 2026 के जनवरी में अभी एक डेटा आया, और ये विंटर सेशन में भी रखा गया था, जहां पे ये कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिस्पोजल रेट 96% है। तो एक तरफ तो फास्ट ट्रैक कोर्ट डेटा के अकॉर्डिंगली एफिशिएंट दिख रहा है, लेकिन उस पे ये कहना इस समय इस स्टेज पे, जबकि डेटा अगर आपको दिखा रहा है कि एफटीसीज का कई सारे जगह पे एफिशिएंट तरीके से काम उन्होंने किया है और वो काम करते आ रहे हैं। मैं ये बात को अच्छे तरीके से मानता हूं कि कई जगहों पे एफटीसीज आए हैं जहां पे कुछ हद तक जो ऑफिशियल लेवल्स पे हुए हैं काम, वो लोग उतने केपेबल नहीं हुए हैं उस केसेस को प्रोसिक्यूट करने पे। ये मैं बोलने में कोई हिचकिचाता नहीं हूं। और इनफैक्ट ये मैं ही नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने अपने मार्च या आई थिंक मार्च या अप्रैल के 2026 के ही रिसेंट जवाब में भी एक रिप्लाई में भी उन्होंने कहा
कि हो सकता है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर के कारण हम केस का बैकलॉग बढ़ता जाता है। Here the point lies, Advocate Saransh, here the point lies. That's the point जिसको हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहना चाह रहे थे इस देश से। आप समझिए क्या कहना चाह रहे थे वो। अपनी पिटीशन तक ठीक ढंग से लिखना नहीं आता, गली गली में खुले हुए लॉ कॉलेजेस जिस तरीके से लॉ की डिग्री बांट रहे हैं, यह एडवोकेट सारांश से बेहतर कौन जानता होगा कि इनके बराबर में आकर के जब 10 लॉयर खड़े होते होंगे। आप लर्नड है, ऐसे होता है ना। ये नीट के बच्चे, मैं इसीलिए कह रहा था आसिफ साहब, समझिएगा आप इस बात को, मैंने इसीलिए शिक्षाविद वाली बात कही थी। आप शिक्षाविद के रूप में वो ठीक है, नहीं मैं पॉइंट कर रहा हूं अभी ठीक है, कौन देता है वो भी सरकार। आता हूं मैं आ रहा हूं, अभी आऊंगा आपके पास। तो शारान जी, जो बात मैं जिस पॉइंट पर लाना चाहता था इस चर्चा को, वो पॉइंट आपने रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस भारत की नस पर हाथ रखा था। बात सिर्फ नीट की परीक्षा पर्चा लीक की नहीं है, उनके सामने जो खड़ा हुआ, भारत में किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए जो आदमी खड़ा है, उनसे बहस कर रहा है, वो आदमी इस लायक नहीं है, जो उसके हाथ में डिग्री है वो इस लायक नहीं है कि वो बहस कर सके। शांत प्रकाश जाटव जी, भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चेहरा इसके दम पर, इसके नाम पर आगे बढ़ती आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार अपना ही वजन या अपने से की गई एक्सपेक्टेशन ही इतनी बड़ी हो जाती है कि पार्टी हो या व्यक्ति उससे दब जाता है। यही स्थिति बीजेपी की भी है। जिस चाल की, जिस चरित्र की, जिस सुशासन की बात उम्मीद में थी, हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन जिस हाई एंड पे थी, वहां पर आज यह प्रदर्शन है, वहां पर आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ एक एजिटेशन है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं? शेखर जी, बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर इस वक्त स्थिति और माहौल है, और उसको समझने की जरूरत है कि ये जो हालात क्यों हुए, इसके पीछे क्या कारण है। बहुत अच्छी चर्चा रही, सबने अपना अपना पक्ष जो है दार्शनिक के रूप में रखा है, परंतु ये जो शिक्षा और जो पेपर है, एग्जाम है, इसमें चोरी या लीकेज या नकल ये वर्षों वर्ष से हो रही है। तमाम सरकारें रही, उन्होंने देखा और उसमें अपनी सहभागिता दी। किसी भी सरकार ने किसी भी प्रदेश में या केंद्र में रहते हुए कोई कानून नहीं बनाया ताकि जो है इस शिक्षा के ऊपर जो माफिया काम कर रहा है उसको रोका जा सके। किसी भी प्रकार से हमने ऐसा नहीं देखा कि कहीं पर शिक्षा में जो परीक्षा में जो नकल हो रही है उसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 1991 में कल्याण सिंह जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह जी उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक कानून बनाया, नकल विरोधी कानून, और 3 वर्ष वो काम किया। 3 वर्ष के बाद 1994 में बसपा और सपा गठबंधन सरकार थी, उन्होंने उस कानून को खत्म कर दिया। यानी नकल करने वाले छात्रों की झोली में वो विधेयक जो है वो तार तार करके रख दिया कि आप नकल करो, बगैर नकल के काम नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा दार्शनिक बयान दिया इन्होंने, मगर इन्होंने इस तरीके से जो नकल विधेयक को खत्म किया उस पर तो बगलें झांकनी पड़ेंगी ना, उसे तो देखना पड़ेगा। और 2024 में जब हमने देखा कि तमाम नकल के जो मसले हैं वो ध्यान में आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि नकल अभी हुई, पहले जो नकल होती थी उसको उजागर नहीं किया जाता था क्योंकि उसमें सहभागिता थी। अब उसको उजागर किया जा रहा है, इसलिए नकल के जो मसले हैं वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 2024 में हमने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 इसको लागू किया। धर्मेंद्र प्रधान ही उस वक्त में मंत्री थे। क्यों लागू किया? क्योंकि ये जो नकल है और जो नकल के ऊपर जो माफिया जो काम कर रहा है उसके ऊपर अंकुश लगाना जरूरी था। बच्चे पढ़ने से ज्यादा
उनके परिवार जो हैं वो पर्चा खरीदने में ज्यादा जोर लगा रहे थे। इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है और इस कारण से कानून बनाया। 3 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की सजा का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान, पेपर माफिया, सॉल्वर गैंग और संगठित नेटवर्क, उनके ऊपर कार्रवाई। ये सब चीजों को हमने शुरू किया 2024 के बाद। और आज जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, उसकी जो बात कही है, ये अपने आप में उन सभी जो कानून जो व्यवस्थाएं बनी उसको और बल दे रही है। हमसे पहले किसी सरकार ने इस प्रकार का कोई ठोस कदम रत्ती भर नहीं उठाया, किसी भी प्रदेश में भी और किसी भी केंद्र में भी किसी सरकार। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। देश के जो नौजवान बच्चे हैं, जो छात्र हैं, ठीक है जाडा साहब, अब मैं और उनकी व्यवस्था को, ठीक है, आपने अपने लॉजिक्स रख दिए हैं, सरकार ने जो किया वो भी बता दिया है। अब मैं धीरे धीरे आखिरी हिस्से में जा रहा हूं। मुझे ये बताइए कि ये सारी चीजें आपने कर तो दी हैं, लेकिन इस बात को आप कांग्रेस को या उन बच्चों को या समाजवादी पार्टी को कैसे समझाएंगे? क्योंकि वो ठीक है दस्तावेज है, लेकिन अभी तो इनका जो कहना है वो ये है कि इस्तीफा दो वरना संसद ठप रहेगी। देखिए, जो बच्चे नीट का एग्जाम जिन्होंने दोबारा रिवीजन के बाद दिए हैं वो अपना पढ़ाई में लग गए हैं, और जिन बच्चों के उसमें एडमिशन नहीं हो पाए वो अगले वर्ष की तैयारी में लग गए। इस वक्त मैं ये मान करके चलता हूं कि जो धरना जो दे रहे हैं उनके जो संचालक हैं अभिजीत जी और उनके साथ में पूरी टीम, उनमें कोई भी ऐसा युवक नहीं है जो इस प्रकार की परीक्षा में इन्वॉल्व है। ठीक है, बाकी छात्र हैं, मैं समझता हूं कि 2-5% वो छात्र हैं। बाकी आप देख रहे हो कि कौन लोग हैं, इनके छात्र ही उनका विरोध कर रहे हैं। चलिए, और दूसरा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों, आम आदमी पार्टी जो है इनका जो मुद्दा है वो इनसे छीन करके ले गई। ये जो ठीक है, जो ठीक है संजय, आपने अपनी बात रख दी है जनरेट कर रही है, और राहुल गांधी जी मजबूर हो गए हैं दूसरी जगह पर धरना देने के लिए। हालत यह है कि ये समझ नहीं पा रहे कि इसको राजनीतिक रूप में किस तरीके से। मैं उसी सवाल की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि मामला असल में है क्या। रत्ना जी और शरद जी, चर्चा गंभीर होती है, जितनी गंभीर चीजें थी वो हम ले आए हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें एक हल्का मसाला डालता हूं मैं। देखिए क्या है कि मैं कभी कभी अपने साथियों को पर्ची पकड़ाया करता था, तो आज मैं आप दोनों लोगों को भी एक पर्ची पकड़ा रहा हूं। पर्ची यह है इस पूरी चर्चा में कि भाई नीट, आपने अपने बयान में यह बात कही है कि जो आपका इन्विजिलेटर है वो गड़बड़ है, तो मेरे ख्याल से आप गलत परीक्षा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसके कानून तो ये पहले बना करके बैठे हैं। मतलब चर्चा होगी तो भी ये सारी चीज जो जाडा साहब ने कही है ये सब बताएंगे। आपको धरना देना चाहिए था चुनाव आयोग के खिलाफ, क्योंकि पब्लिक आपको इम्तिहान पास कराने को तैयार है। आपकी मेहनत, आपको भरोसा है कि आपने पूरी 100/100 तैयारी कर रखी है, लेकिन आपका जो धरना प्रदर्शन है वो, मतलब हिंदी की परीक्षा में आप गणित का उत्तर लिख रहे हैं। शरद जी पहले आप जवाब दीजिए, फिर रत्ना जी के पास जाऊंगा, वरना रत्ना जी का जवाब लंबा हो जाएगा, समय इतना नहीं। एक बार शेखर जी सवाल दोबारा दोहरा देंगे? मैं कह रहा हूं गणित की परीक्षा में हिंदी का पर्चा आप दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमने गणित का फॉर्म भरा था 2024 में, 2014 में केमिस्ट्री का निकला। सारी लड़ाई ही यही है, पार्टी विद डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरा, ये सब सुनने को अब क्यों नहीं मिलता? अब क्या मिलता है जानते हैं? आसाम का मुख्यमंत्री 52 पन्ने की किताब निकाली थी बीजेपी ने और कांग्रेस से ले आए और अपना मुख्यमंत्री बना दिया। बंगाल का मुख्यमंत्री, उस पे कौन सा स्कैम चल रहा था हम और आप सब जानते हैं, उसको टीएमसी से ले आए, बंगाल में मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार का मुख्यमंत्री, आरजेडी का गुंडा बोलते थे, उसको ले आए और बिहार पकड़ा दिया। जैसा लाए वैसा बोलेगा। वो कह रहा है गोली मारने से पहले जाति पूछिए। हमारे वाले देख लीजिए, हम सोच रहे थे कि प्रोग्रेसिव सरकार आई है, गुजरात मॉडल आएगा, लोग सोच रहे थे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स आएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स आएंगे, ज्ञानेश रिफॉर्म आया।
लोग सोच रहे थे कि आरटीआई को और ताकत मिलेगी, लोकपाल को और ताकत मिलेगी। आरटीआई और लोकपाल 10-12 साल से किसी ने सुना नहीं, और जो सुनने में आ रहा है वो हम दो हमारे दो। उसके अलावा सुनने में आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को कहां तक छुपाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब खुलवाया तो मालूम चला हत्यारों से पैसे लिए। जहां पे भी ईडी इनकम टैक्स चली गई, 1 महीने में चंदा आ गया, इसलिए छुपा रहे थे। जब पहले तो व्यापारी करप्ट होते थे, उनसे नेता मदद लेते थे। जब सरकार ही करप्ट व्यापारी बन जाए तो देश क्या करेगा? सवाल यह है, पीएम केयर फंड आरटीआई के तहत नहीं आता। राम मंदिर का ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गृह मंत्रालय से बना है। आप उसके पैसे का हिसाब किताब आरटीआई से नहीं पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा गणित का पेपर 2014 में सोच के दे के आए थे, केमिस्ट्री का निकला अभी पता चला 2026 में। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पेपर ही गलत निकला। दिखाया कुछ और गया और सामने कुछ और आया। ठीक है, नहीं मैं रत्ना जी के पास जाता हूं। आपने पर्चे पे बात करी है रत्ना, नहीं इन्विजिलेटर की बात भी है यहां पर। तो रत्ना जी मैं ये कह रहा हूं कि जो पर्चा लीक वाला मामला है, यहां पर्चा कौन बनाया, कैसे क्या, ये तो मतलब पुरानी बात हो। भाई शरद जी भी कह रहे हैं, मसला तो यह है कि आप बड़ी लड़ाई लड़िए। आप चुनाव आयोग के मतलब चुनाव आयोग हटे, वहां से आयुक्त हटे, इसके लिए लड़ाई लड़िए। फिर बाकी चीजें तो आप जाकर के ठीक ही कर लेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, लेकिन पूरी पास होने, एक स्टूडेंट के अपीयर होने से पास होने तक में इन्विजिलेटर एक छोटी सी भूमिका निभाता है। उससे बड़ी भूमिका निभाता है एग्जामिनेशन अथॉरिटी, और वो जनता थी। जनता को भी ये शायद पता चल गया कि इन्विजिलेटर बायस्ड है, इसलिए उसने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन रखा कि इन्विजिलेटर तो बेहोश है, उसके तो आउट ऑफ सिलेबस है, इस पर चुनाव आयोग कुछ कर ही नहीं सकता। ये डायरेक्ट हिट को क्वेश्चन है। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता को स्पष्ट बताना चाहती हूँ, राधाकृष्णन कमेटी जिस पर ये प्रिवेंशन ऑफ एक्ट लाए थे 2024, उसमें स्पष्ट रूप से सबसे पहली रिकमेंडेशन है रिफॉर्मेशन ऑफ एनटीए, जिसे मोदी सरकार ने चुपचाप किनारे किया, क्योंकि एनजीओ रहेगी तो व्यापम के चेयरमैन को दोबारा एनटीए का चेयरमैन बना के सारी घपलेबाजी यथावत चलती रहेगी। उस पर नहीं बोलेंगे, ये बहुत इधर उधर के आईने रखेंगे, लेकिन वही बिल्ली और कबूतर की बात है। यहाँ कबूतर भी सतर्क है और बिल्ली बार बार पीछे भाग रही है। बिल्ली के पीछे भी हमने बाउंड्री लगा रखी, बिल्ली दौड़ भी नहीं सकती। ठीक है शांत प्रकाश जी, कबूतर के सामने ठीक जवाब ले लेते हैं। रत्ना जी मुझे ये बताओ कि आपने 70 वर्ष में क्यों नहीं इस प्रकार का कोई कानून बनाया जिससे कि नकल को रोका जा सकता? क्यों जो है माफियाओं को पनपने का मौका मिला? क्यों ये जो नकल का जो मसला है उसके कारण से जो एक्चुअल में जो मेधावी छात्र थे उनको जो है वो डिप्रेशन में जाना पड़ा। क्यों जो है मेहनत करने के बावजूद उनके अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए? क्योंकि आपने जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दी, वो शिक्षा व्यवस्था जो है उन बच्चों के लिए बहुत घातक रही, क्योंकि नकल करने वाला बच्चा तो अव्वल आ जाता था और जो मेहनत करने वाला बच्चा जो वो पिछड़ जाता था। इसलिए आपके मुंह से शिक्षा और परीक्षा के बारे में कोई भी बात जो है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है, वो ठीक नहीं है। आपने नौजवान बच्चों का, विद्यार्थियों का जीवन नष्ट किया, उनको डिप्रेशन में डाला। अब आने वाले समय में जिस प्रकार से हमने व्यवस्था की है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था चलती है के नेतृत्व में, वो अच्छा परिणाम देने वाली ही। ठीक है, आपने भी अपनी बात रखी है। रत्ना जी आपकी भी बात आ गई कि 70 साल में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। शरद जी अपनी बात 20 सेकंड में रख दीजिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। देखिए ऐसा ये वॉट बाउंड्री हो रही है, इसको अंग्रेजी में वॉट बाउंड्री बोलते हैं। बोले नेहरू जी ने कानून बनाया होता तो आज ये दिक्कत नहीं होती। भाई साहब वोट नेहरू जी को थोड़ी दिया है, मोदी जी को दिया है। 94 में आपने नकल विधेयक क्यों खत्म किया? उत्तर प्रदेश में नकल विधेयक खत्म करने वाले ठीक है शरद जी, ठीक है शांत जी, मेरे पास आज समय इतना ही है। श्याम प्रकाश यादव जी, रत्ना जी, शरद जी, एडवोकेट शाहरान जी और आसिफ जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो स्थिति बनी है उसमें इतनी बात तो तय है कि लड़ाई जो लड़ रहे हैं, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, जीवन के लक्ष्य होते हैं।
तो जो लोग इस समय राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका लक्ष्य है संसद भवन में सत्ता के हिस्से में जाकर के बैठना, यानी सत्ता हासिल करना। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ते हुए ये बताना चाहते हैं कि हम भी हैं, कुछ हम भी हैं। वो वहां वो नहीं कर पाए जो उन्होंने खुद कभी सोचा था या जिसके लिए उनको तैयार किया जा रहा था या वो हो रहे थे। तो हम भी कुछ हैं, इसलिए लाठी गोली खाएंगे और धरना करने जाएंगे। इतना समय है आज की दुनिया में किसी के पास कि इस तरीके की स्थिति हो? पॉलिटिकल पार्टीज अपने लक्ष्य की तरफ एक एक इंच बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बच्चे वहां पर बैठे हैं और जो बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही कि डिग्री जिस तरीके से बंट रही है, जिस तरीके की एजुकेशन और जिस तरीके की काबिलियत लेकर के लोग अदालत में खड़े हो रहे हैं या किसी के सामने भी जाकर के नौकरी मांग रहे हैं, वो बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये संसद जिन्होंने ठप की, इनका काम है ये संसद ठप करेंगे, फिर संसद में जीत करके आएंगे और चलाएंगे उसे। सियासत अब इसलिए है क्योंकि ये सियासत के जरिए ही हो सकता है, लेकिन जिनका काम पढ़ना है, जिनका काम पढ़ाना है, वो या तो पर्चा लीक करने में लगे हैं, नहीं तो धरना प्रदर्शन में लगे हैं। पढ़ कौन रहा है? और आपकी पढ़ाई आपको लगता है कि व्यर्थ हो जाएगी? आप पढ़ेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा। आप इस देश के इतने काबिल नागरिक बन सकते हैं कि इस संसद के अंदर पहुंच करके जो आज समस्या है उस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। ये नहीं कर पाएंगे। हमारी संसद के अंदर जो एजुकेशन का लेवल है वो भी अपने आप में किसी दिन चर्चा का विषय बनेगा, और जो कर रहे हैं उनका तो बना ही हुआ है। तो इसलिए देश अपना ही है, समस्याएं भी अपनी ही हैं, उसका निदान भी हम ही लोगों को निकालना है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जब लोकतंत्र में भीड़ तंत्र घुसता है, उस भीड़ में कौन आपका नहीं है यह पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है, और तभी देश को खतरा भी होता है। एजेंसियां इसीलिए सतर्क हैं क्योंकि लोकतंत्र के साथ जब भीड़ तंत्र को आगे किया जा रहा है तो इस भीड़ में कई भीड़िए भी घुस रहे हैं, इसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। इसलिए सचेत भी रहना है और अपनी आवाज को लोकतंत्र में बुलंद तो करना ही है। नमस्कार। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अपराधी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कार्रवाई हो। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में। इस्तीफा होना चाहिए। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जरा अपनी पुरानी दादी का इतिहास देखिए।